तो मेरा 68th में 19th रैंक आया और मुझे स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर मिला है। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि अपना नाम इंग्लिश में लिखो। लेकिन इंग्लिश में क्या हुआ कि अपना नाम भी इंग्लिश में नहीं लिख पाया मैं। उसके अंदर 2020 के अंदर मेरा पहला अटेम्प्ट आया था, 65th बीपीएससी शायद। उसके बाद उसका प्रीलिम्स नहीं हो पाया क्योंकि आई वाज टेकिंग इट वेरी लाइटली, प्रीलिम्स हो ही जाएगा आराम से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज़ीरो टू हीरो में। और आज हम आपके समक्ष एक ऐसे शख्स को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिन्होंने बिहार के एक बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम बीपीएससी को क्लियर किया है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, हम उनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि वो आपको क्या राय दे रहे हैं और आपके सामने वो अपनी कैसे बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्ते विश्वजीत जी। नमस्ते। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल में, तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बता करके हमारे इस वार्तालाप को जारी कीजिए। तो मेरा नाम विश्वजीत है और मैंने 68th बीपीएससी में 19th रैंक हासिल किया है। और आगे हम जैसा क्वेश्चन पूछेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने 68 बीपीएससी में, जैसे आपने कहा कि आपने अभी 68 बीपीएससी को क्रॉस किया है, तो जैसे हमारे सभी दर्शक भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं कि बीपीएससी एक बहुत ही बिहार में एक बहुत ही बेहतरीन परीक्षाओं के रूप में लिया जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि आपको बीपीएससी की तैयारी शुरू से ही करनी थी या फिर आपने अचानक से इस तरफ अपना मोड़ा खुद को? नहीं, मेरा अचानक से मुड़ाव नहीं हुआ है। 2017 में मेरा बीटेक फाइनल हुआ था, तो मेरी रुचि रही थी हमेशा सिविल सर्विसेज की तरफ, झुकाव था। तो 2016 से ही जब मैं 4th ईयर में था, 3rd ईयर में एक्चुअली फाइनल जब सेमेस्टर में था, जी, तो तभी से प्रिपरेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था। पॉलिटी वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, लक्ष्मीकांत वगैरह, और द हिंदू भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे उसी समय से। तो ये सडन शिफ्ट नहीं था, ये एक प्री प्लान शिफ्ट ही था। जी। हाँ। तो विश्वजीत जी आगे चलते हैं। आप जैसे पटना आकर के आपने तैयारी करी, तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपने निवास स्थान के बारे में कुछ साझा करिए हमारे साथ। तो मेरा होम टाउन नवादा पड़ता है और नवादा में एक छोटा सा गांव है धुरियार, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो फैमिली बैकग्राउंड की जब बात करते हैं तो मेरे फैमिली में पिताजी एक्स बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायर हो चुके हैं 2019 के अंदर। और मेरी माँ एक गृहिणी है, हाउसवाइफ। और मेरे 4 भाई हैं, सब में हमसे बड़े हैं। 3 भाई जो है हमसे बड़े हैं और मैं चौथा नंबर पर हूँ। जी, तो जैसा हम सब जान रहे हैं कि विश्वजीत जी ने बीपीएससी अभी क्लियर किया है, तो आइए इससे पहले अभी हम जानते हैं कि इन्होंने इसके पहले की सारी एजुकेशन अपनी कहाँ-कहाँ से करी है, तो आप बताइए। तो मेरा स्कूल एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो गांव से हुआ था, और गांव में मेरा प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ मैं जाता था एज ए चाइल्ड। और गांव का जो सिस्टम है आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लैकिंग है वहाँ। तो वही ज़मीन पर बैठ के पढ़ना होता था। क्लास 4 तक वहीं पढ़ा। फिर पिताजी नवादा के अंदर एक छोटा सा स्कूल है, फ्रंट लाइन पब्लिक स्कूल, तो वहाँ मेरा दाखिला हुआ। तो एक्चुअली वो क्या होता है कि आप जब गांव में पढ़ते हैं तो इंग्लिश से आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता होता नहीं है। जी। तो उस समय क्या हुआ था कि जब मैं स्कूल गया एडमिशन लेने के लिए, तो मेरे से एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि अपना नाम इंग्लिश में लिखो। तो इंग्लिश में और हिंदी में मेरा नाम और पिताजी का नाम लिखना था। तो हिंदी में तो बहुत ही अच्छा लिख दिया, राइटिंग बना के बहुत बढ़िया लिख दिया। लेकिन इंग्लिश में क्या हुआ कि अपना नाम भी इंग्लिश में नहीं लिख पाया मैं, स्पेलिंग सही नहीं लिख पाया। पिताजी का नाम थोड़ा बड़ा है तो उनका नाम तो बिल्कुल भी नहीं लिख पाया। तो हुआ ये कि जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा तो अभी 1 क्लास लायक भी नहीं है, तो इसका एडमिशन कैसे होगा। तो पिताजी ने बोला कि ठीक है, आप किसी तरीक़ा से क्लास 2 में ले लीजिए, हम लोग मेहनत करेंगे और फिर इसको उस लेवल तक लेके आएँगे। और फिर पिताजी ने और भैया ने काफ़ी मेहनत किया मेरे ऊपर। उसके बाद क्लास 2 के अंदर जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा रैंक 1 था। जी, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर। और फिर आपकी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कहाँ से हुई है? तो उसी स्कूल में जहाँ मैं दाखिला लिया था, मेरा 2nd क्लास में हुआ था। जी। तो वहाँ मैं 8th क्लास तक पढ़ा। और फिर मेरे भैया जो हैं उनका उस समय इंटर चल रहा था, 10+2, तो वो पटना आ गए थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम भी अब जो है पटना चले जाओ। तो भैया के साथ मैं रहने लगा यहाँ। तो 9th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था यहीं पटना में,
शिवम स्कूल है, जी। तो वहाँ एडमिशन हुआ था मेरा। तो 9th 10th और 11th 12th 4 साल वहीं मेरा कटा है। जी। तो 12वीं के बाद आपने जैसा बताया कि आपने बीटेक किया है, तो बीटेक से बीपीएससी तक का सफर आपका कैसा रहा? तो 12वीं में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो आईआईटी जेईई का तैयारी कर रहा था मैं। तो आईआईटी जेईई हुआ नहीं एक्चुअली, और फिर 1 साल और ब्रेक लेना पड़ा आईआईटी के लिए। थोड़ा सा था कि भाई आईआईटी करना है मुझे भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगला साल जो हुआ तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ। तो फिर अल्टीमेटली एडमिशन तो लेना ही था। जी। तो एक एग्ज़ाम मैंने दिया था WBJEE का, तो WBJEE में मेरा हुआ था, तो उससे एक कॉलेज मिला, JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, तो वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो वहाँ से मैंने बीटेक किया 2013 से लेकर 17 तक, और यही है। उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की तरफ तैयारी। जी। तो जैसा हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी ऊंचाई तक हम पहुंचते हैं तो उसके पीछे हमारे कोई एक आदर्श व्यक्ति रहते हैं, हमारा कोई एक रोल मॉडल होता है। तो आपके जीवन में ऐसा आपका कोई एक आदर्श जिसको आप यहाँ पे बताना चाहेंगे? तो मेरे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का इम्पोर्टेंस रहा है तो वो मेरे पिताजी का रहा है, जी। और वही मेरे रोल मॉडल हैं बेसिकली। और उसके अलावा मेरे घर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हमको। तो और बाकी आपके रोल मॉडल के रूप में काफ़ी सारे ऐसे कोट्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। तो एज ए पर्सन अगर आप रोल मॉडल की बात करेंगे तो मेरे पिताजी हैं, और जी। मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो वो। जी। जैसा आप बता रहे हैं कि एक सबका एक सपोर्ट रहता है, तो एक फ्रेंड सर्कल्स भी होती हैं, जितने भी हो, चाहे एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी एक बच्चा हो जो पढ़ाई कर रहा है, तो उसके साथ उसके मित्र होते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसे फ्रेंड जो आपको इस ज़ोन तक लाने में बहुत हेल्प करा? तो जहाँ तक दोस्त का सवाल है, तो दोस्त ने ऐसा कोई दोस्त था नहीं कॉलेज में जो सिविल जी। सर्विसेज का प्रिपरेशन करता हो, ना कोई सीनियर था। तो दोस्तों ने सपोर्ट किया, मोरल सपोर्ट कर सकते हैं आप। ऐसा कोई मतलब सिविल सर्विसेज का चूँकि कोई प्रिपरेशन कर नहीं रहा था, जी। तो ऐसा कोई गाइडेंस नहीं मिला कि ऐसे आंसर राइटिंग करना है या ऐसे कुछ करना है। लेकिन हाँ, मोरल सपोर्ट था। दोस्त लोग थे जो काफ़ी एक तरह से कॉन्फिडेंस देते थे कि मतलब भाई। आपके साथ हमेशा वो लोग खड़े रहे हैं, अगर बिल्कुल, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत हुई। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो विश्वजीत जी, आप हमें ये बताइए कि आपका ये बीपीएससी का कौन-सा अटेम्प्ट था? तो बेसिकली सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने 2017 से स्टार्ट की थी, जी। और 2018 में पहला अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का। उस समय क्या था कि मेरे दिमाग में बस यूपीएससी ही था, जी। बीपीएससी के बारे में मैं नहीं सोच रहा था। और 2019 के अंदर 2020 के अंदर मेरा पहला अटेम्प्ट आया था, 65th बीपीएससी शायद। उसके बाद उसका प्रीलिम्स नहीं हो पाया क्योंकि आई वाज टेकिंग इट वेरी लाइटली, प्रीलिम्स जी। हो ही जाएगा आराम से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 66th में थोड़ी बहुत तैयारी की थी, तो उसमें भी प्रीलिम्स नहीं हो पाया, 5 नंबर से प्रीलिम्स चूक गया था। 67th में क्या हुआ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया, मेरा 108 नंबर आया था, 5 नंबर से उसमें भी रह गया प्रीलिम्स। जी। लेकिन ये एक बात है कि मेरा मेंस का तैयारी हमेशा से था। आई वाज जस्ट वेटिंग टू राइट आंसर। सो एक बार मौका मिला 68th में, तो अ, अच्छा आया उसका रिजल्ट। जी। तो इसके बाद आप ये हमसे बताएँ कि जैसे कि बीपीएससी परीक्षा में 3 फेजेज़ होते हैं। एक प्री होते हैं, फिर मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू क्लियर करना होता है। तो कुछ समय पहले कुछ इसमें बदलाव भी किए गए हैं। तो आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो बदलाव हुए हैं वो पहले से बेहतरीन है या फिर जैसे हैं वैसे चल रहे ठीक हैं? देखिए, बदलाव बेहतरीन है या खराब है ये नहीं कहूँगा। बदलाव हुआ है, ये बात सच है। 67 तक जो पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का, जी। जैसे कि जीएस 1 में, जीएस 2 में, और पहले क्या होता था पहले ये बताता हूँ। 67 तक क्या था कि आपका जीएस 1 होता था, जी, बिल्कुल। जीएस 2 होता था, और जीएस 1 में आपका पहले तो हिस्ट्री सेक्शन है, पूरा आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, जिसमें बिहार का हिस्ट्री मेनली पूछा जाता था, जैसे पटना कलाम पेंटिंग है, जी। पाल आर्ट है, जी। मौर्यन आर्किटेक्चर है, ये सब पूछा जाता था, और रिपीटेड टॉपिक है, ये अभी भी रिपीट होता है। और आपका जो सेक्शन 2 था उसमें करंट अफेयर्स आता था, जी। और सेक्शन 3 है डीआई, जो 36 मार्क्स का, 72 मार्क्स का होता था। जी। अभी जीएस 1 में क्या बदलाव हुआ है 68 से लेके, कि उसमें क्या हुआ है कि पहले था आपका सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन 38 मार्क्स का। जी। अब क्या हुआ है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो आपको सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन लिखना है पहले शॉर्ट आंसर, फिर सेक्शन 2 में आपको 5 क्वेश्चन लिखना है शॉर्ट आंसर, फिर सेक्शन 3 का तो डीआई है, तो उसमें कोई DI होगा। चेंजिंग नहीं आया।
हाँ, ये जरूर है डीआई में कि थोड़ा क्वेश्चन अब ज़्यादा लेवल अगर आप देखें तो ज़्यादा आसान हो गया डीआई। जी 68 और 69 का और भी ज़्यादा आसान हो गया। ये एक चेंज आया आपका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर में कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता था। जी इसके बाद जो चेंजिंग आया है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले जो था क्वेश्चन बार-बार रिपीट होता था, तो सेक्शन 1 में तो अभी भी वही हो रहा है। जी करंट अफेयर्स में क्या है कि थोड़ा-सा यूपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछने लगा है। थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा-सा ज़्यादा उसमें कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, डिस्कस एंड एग्जामिन, है ना? इलस्ट्रेट जी विथ एग्जांपल्स, इस तरीका का क्वेश्चंस आप मतलब जो यूपीएससी का जो पैटर्न आता है क्वेश्चन में, वो आपको बीपीएससी में देखने को मिलता है। मतलब कहीं न कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुँ, जो बीपीएससी के प्रश्नों का जो तरीका है, वो अब हुँ, यूपीएससी की तरफ मुड़ चुका है। बिल्कुल। तो विश्वजीत जी, इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत लोगों का कहना है कि अगर आप एक बीपीएससी या यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, फिर मेंस की तरफ आपको मूव करना है। तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? मेरा तो ये कहना है कि आप अलग-अलग तैयारी मत कीजिए। आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलिए, क्योंकि आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। कोई भी आप टॉपिक उठाते हैं तो उसका आप देखें कि उसमें प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में कैसे सवाल आ चुके हैं या कैसे सवाल आ सकते हैं, या फिर इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जा सकता है। जी, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि हाल ही में क्या आया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, जो कंटेंट दिया हुआ है कि भाई इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 39 नंबर 39 है का। और 93rd रैंक है, ये सब तो ठीक है, सबको पता है। लेकिन आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या और भी कोई इस तरीका का इंडेक्स जारी करती है? जी, क्या इंडिया के अंदर करप्शन बढ़ गया है, क्योंकि पिछला बार 85th रैंक था, इस बार 93rd रैंक आ गया, 93rd है। तो इसके पीछे वजह क्या है? ठीक है। उसके अलावा क्या इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, तो उसमें क्या पैरामीटर्स थे, क्या इंडिकेटर्स उसमें यूज़ किए गए? जी, उसके अलावा आप देखें तो थोड़ा-सा उसको बिहार के लेवल पर लेके आइए कि बिहार में करप्शन के ऊपर क्या गवर्नमेंट का पॉलिसी है, गवर्नमेंट क्या-क्या कर रही है करप्शन को रोकने के लिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या-क्या कानून लगाई हुई है करप्शन को रोकने के लिए। तो इस तरीक़ा से अगर आप पढ़ते हैं, एक टॉपिक को फुल एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली अगर पढ़ेंगे, जी, तो आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रीलिम्स और मेंस आपका सारा चीज़ एक ही चीज़ में कवर हो जाएगा। आपको अलग से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए अलग से, फिर मेंस के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर पढ़ेंगे, क्योंकि जो दिया हुआ है, जी। उससे थोड़ा-सा आपको ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको सेल्फ आप कह सकते हैं कि आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। गूगल में तो हर कुछ हर अवेलेबल है। कुछ है, जी। तो आप अलग-अलग जगह से अगर आप थोड़ा-सा मल्टीपल सोर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए अगर आप यूज़ करते हैं, स्टैटिक के लिए तो ठीक है, आप एक सोर्स से पढ़ लें, काफ़ी है। लेकिन करंट अफेयर्स चूँकि ओरिएंटेड हो रहा है बीपीएससी, जी, खास करके जीएस 2 में करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेट करके आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो जी, ऐसे में क्या है कि कोई भी करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, उसके ऊपर आपका पूरा पकड़ होना चाहिए, हर एंगल से आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या क्वेश्चन बनता है, या क्वेश्चन किस तरीक़ा से आ सकते हैं, और आप इसको किस तरीक़ा से आप डील कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन देंगे इसमें आंसर राइटिंग में। तो जी। ये आपका अगर अप्रोच रहेगा तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेंस का तैयारी करें या प्री का तैयारी करें, आपका नोट्स वही रहेगा, काम हर जगह करेगा। तो विश्वजीत जी, आपने अभी 68 बीपीएससी को दिया है, तो इसमें आपने किस रैंक को हासिल किया है? और आप कब पोस्टिंग तक जा रहे हो? तो इस बारे में कुछ हमें बताइए फिर। तो मेरा 68th में 19th रैंक आया, और मुझे स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर मिला है। जी, और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, तो अभी कम से कम 2 महीने तो लगेंगे उसमें। जी। तो आगामी कुछ दिनों में अभी आपकी पोस्टिंग आ जाएगी, तो आपको ये पटना इस जगह को छोड़ कर के वहाँ आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बेशक है, आप यहाँ की बहुत सारी ऐसी आपकी मेमोरीज़ होंगी, जिन्हें आप मिस करेंगे। तो वो क्या-क्या चीज़ें हैं जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे? तो एक्चुअली क्या है कि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ डेली, जी, तो पूरा दिन भर का तो शेड्यूल लाइब्रेरी में ही गुजरता है। तो लाइब्रेरी जाते-जाते बहुत सारे ऐसे दोस्त बन गए, जो सेमी फेज में हैं, सेमी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ जी, एसएससी सीजीएल के कर रहे हैं। तो इन लड़कों से बात हुई, दोस्ती हुई, और फिर हम लोगों ने एक तरह से एक ग्रुप बन गया हमारा, 8-10 लोगों का ग्रुप है, जिसमें हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, कभी-कभार किसी का बर्थडे वगैरह हुआ तो छोटा-मोटा पार्टी हो गया।
इस तरीक़ा से ये सारी चीज़ें हैं। तो विश्वजीत जी, हमारे जो भी दर्शक अभी आपको देख पा रहे हैं, आप उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जो अभी न्यू एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने अपना अभी कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि आप बीपीएससी का जब तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो पूरा स्टडी मटेरियल है, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है आपका, वो आपका यूपीएससी का ही होना चाहिए। हाँ, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं बिहार से रिलेटेड, जैसे आपका बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी या बिहार का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये आप अलग से तैयार करें। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, वो आप यूपीएससी का ही सोर्स यूज़ कीजिए, क्योंकि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो क्वेश्चन का पैटर्न है, वो धीरे-धीरे यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी। और ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं इसमें आपसे कम्पीट करने के लिए, वो यूपीएससी के ही एस्पिरेंट हैं। तो आपको कम्पीट अल्टीमेटली करना पड़ेगा यूपीएससी के एस्पिरेंट के साथ, तो आपका नॉलेज बेस भी है जो उसी लेवल का होना चाहिए। तो जैसा कि आप सबों ने सुना कि कैसे विश्वजीत जी की जर्नी पहले पैदान से लेकर के आज यहाँ बीपीएससी क्लियर करके यहाँ तक ये पहुँचे हैं, और यहाँ तक आने तक की इनकी जर्नी कैसी रही है, इन्होंने हमारे साथ में आप साझा किया। तो सबसे पहले तो मैं विश्वजीत जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, जो इन्होंने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया और हमें इतना मोटिवेट किया और हमारे दर्शकों को भी मोटिवेट किया। और बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।